महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही पश्चिमी चंपारण के थारू आदिवासियों से मिलने मैं भी भारत की टीम अब रामनगर ब्लॉक पहुंची है। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर आए जाने रे वैष्णव जन तो। हमें रामनगर ब्लॉक के नौरंगिया पंचायत पहुंचना है। पीड़ पर आए जाने रे पर दुखे उपकार करे। नौरंगिया पंचायत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में है और इस इलाके को दोन या दून कहा जाता है। थारू आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए रामनगर की विधायक भागीरथी देवी भी हमारे आमंत्रण पर हमारे साथ दोन जा रही थीं। जल्दी ही वाल्मीकि नगर का घना जंगल शुरू हो जाता है। दोन तक पहुंचने के लिए कई नदियां पार करनी होती है। इन नदियों की खास बात यह है कि पहाड़ों पर बारिश के साथ ही अचानक इनमें पानी बढ़ जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। इन नदियों की एक और खास बात है कि इन नदियों में सोना बहता है। जी हाँ, हैरान ना हो, हम कोई मेटाफर में बात नहीं कर रहे हैं। इन नदियों में सचमुच में सोना बहता है। इत्तेफाक से नौरंगिया पंचायत के रास्ते में पड़ने वाली कापन नदी से सोना निकालते हुए एक सज्जन से हमारी मुलाकात भी हुई। नारायण जी, ये बताइए, ये जो है ये सोना है? हाँ, इस नदी में आता है? हाँ, ये दो के पहाड़ में से आवला। पहाड़ में से आता है? हाँ। यहाँ पे कितने बजे आते हैं नदी पे? कितनी देर तक? आवे जला सवेरे 2-3 बजे चल जला कमा के। अच्छा, तो ये कितना एक दिन में कितना इकट्ठा कर लेते हैं? एक दिन में कहना हजूर 5 दिन 6 दिन कमा लेते। एक रत्ती 2 रत्ती 3 रत्ती यही जमा होला। तो इसको बालू को अलग फेंक देंगे या एक साथ रखेंगे, इसको फिर अलग करेंगे? कैसे करते हैं? हाँ, अभी बहुत लेट बाजी कर में। हाँ, अभी बहुत लेट बा। 5 दिन 6 दिन तो एक दिन एक साफ दिन भर करते लग दे। इसी नदी में आता है ये सोना या हर जगह आता है? हाँ, कोई हर जगह नहीं मिली हजूर जी। जहाँ तब है तना नदी में देखी, कहीं कहीं कमाते, कहीं कहीं मिली, कहीं ना मिली। तो किसी खास मौसम में आता है ये या हर मौसम में आता है? ना, ये बारिश होला तब तो आवाला। एक रत्ती कितने का बिक जाता है? 300। कौन खरीदता है? ले जला हरना टाड़। अच्छा, सोनार लोग ले जला लेकिन ला। लेकिन उसकी बड़ी कीमत इनको चुकाना पड़ता है। इनके पैर आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे दिन पानी में खड़े रहने से पूरा पैर इनका जो है वो गल गया। दोनों पैरों की ये हालत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी जीविका जुटाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रकम इनको मिलती है। एक तरह से अगर आप हर दिन का लगाएं तो 50 से 60 रुपया मैक्सिमम पड़ता है, और वो भी सिर्फ बरसात के मौसम में। करीब 2 घंटे चलने के बाद हम थारू आदिवासियों के एक बड़े गांव सिमरोहनी पहुंचते हैं। बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत गांव। यहां भी ज्यादातर घर कच्चे हैं, लेकिन 2 मंजिला घर बनाए गए हैं। दोन इलाके में थारू आदिवासी आज भी परंपरागत तरीके से ही घर बनाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एंट्रेंस है और नीचे भी कच्चा है लेकिन बेहद साफ़ सुथरा घर है। थोड़ा सा रोशनी की कमी है। बीच में बच्चे को झुलाने के लिए एक तरह धोती को पालने में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन है उनका, चूल्हा बना हुआ है और ऊपर दूध या दही जैसी चीज़ें टांगने के लिए, जो खाने की चीज़ें हैं उनको टांगने के लिए रस्सी से उन्होंने इंतज़ाम किया है। अगर आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहें तो घर के अंदर से ही ये जीना यहाँ पर लगाया गया है लकड़ी का बनाकर, और इससे आप ऊपर जा सकते हैं। दूसरी मंजिल पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लकड़ी का फ्लोर बनाया गया है और यहाँ पर सोने का इंतज़ाम है। तो नीचे जो है खाना बनाने का, रहने का, जो मेहमान आते हैं उनसे मिलते हैं, और जो परिवार है उसका सोने का इंतज़ाम जो है ये दूसरी मंजिल पर होता है। सिमरोहनी गांव में हमारी मुलाकात करीब 90 बरस के मोहन काजी से हुई। मोहन काजी को अब अच्छे से सुनाई नहीं देता। नाम वो बताइए ना आप। हाँ क्या नाम हो? हम उनसे थारू आदिवासियों और बदलते वक्त को लेकर कई बातें करना चाहते थे, लेकिन मोहन काजी एक ही बात कहना चाहते हैं। सरकार टाइगर बचाना चाहती है तो बचाए, लेकिन थारू आदिवासियों की भी चिंता की जानी चाहिए। अगर कहत है कि टाइगर प्रोजेक्ट में कोई एको गोली चलाओ थके तो नाम निशाने नहीं खे, कहीं कुछ से नहीं खे, सन्नाटा ठंडा एकदम। बंदूक बाकी सब लोग जितना के धैले वालों का है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे। टाइगर प्रोजेक्ट जिंदाबाद, टाइगर प्रोजेक्ट जिंदाबाद, टाइगर प्रोजेक्ट जिंदाबाद। का है कि शर्म का क्राइम के शांति कैले बा टाइगर प्रोजेक्ट। नौरंगिया पंचायत क्षेत्र में कुल 22 गांव हैं। इनमें से ज्यादातर गांव थारू बहुल हैं। वाल्मीकि नगर जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित करते वक्त इन गांवों को यहां से हटाने का प्रस्ताव था, पर आदिवासियों के विरोध के बाद सरकार पीछे हट गई। जाहिर है इन आदिवासियों को अब जंगल जाने की छूट नहीं है। कई जगह हमें शिकायत सुनने को मिली कि न सिर्फ जंगल से मिलने वाला आंवला, हरड़, बहेड़ा और दूसरी वनोपज अब आदिवासी जंगल से नहीं ला सकते, बल्कि जलावन की लकड़ी लाने पर भी वन विभाग के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। थारू आदिवासी शिकायत करते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को लेकर सरकार ने चालाकी से उनकी हकमारी की है। 152 गांव, उसमें ये हुआ था कि आप लोग अपने आप को बफर एरिया घोषित कर दीजिए, ताकि आपके यहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनने देते हैं। ये फॉरेस्ट रिजर्व से ऐसा है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो हैं तो उनको परमिशन लेना पड़ता है फॉरेस्ट से। लेकिन ग्राम सभा में 2 दिन के अंदर 152 ग्राम सभा में लोगों को बात समझ में आई कि ये हम लोग को बरगला के गलत तरीके से हम लोग से साइन करवाना चाहते हैं। बारिश के दिनों में यह इलाका बाकी जिले से पूरी तरह से कट जाता है। इसका एक कारण तो नदियों में पानी का बढ़ जाना है, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट होने की वजह से यहां पर पक्के रास्ते नहीं बनाए जा सकते। बहरहाल हमें उम्मीद थी कि कापर नदी पार करने के बाद हमें नौरंगिया पहुंचने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यह हमारी खुशफहमी साबित हुई। जंगल में रास्ता बेहद खराब था। कोई गाड़ी नहीं निकालना चाहता है तो कोई क्या? आगे बढ़ने की कोई सूरत नहीं बन रही थी। हमारे पास एक ही जीप थी जिस पर सवार होकर आगे जाने की कोशिश की जा सकती थी। सो हमने यह कोशिश करने का फैसला किया। विधायक महोदय को यहीं से वापस लौटना पड़ा।
सो कुछ दूर जीप में सवार होकर तो कुछ दूर पैदल चलते हुए हम नौरंगिया पंचायत के गोबरहिया गांव में पहुंच गए। नौरंगिया पंचायत का गोबरहिया गांव आसपास के थारू आदिवासियों का बाजार कहा जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, खेती से जुड़े औजार से लेकर दवा दारू के लिए आसपास के आदिवासी यहीं आते हैं। इलाज की बात करें तो यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी का ही इलाज संभव है, वो भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे। तो आपने कहीं से डॉक्टरी की पढ़ाई की है? ना, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो किस किस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं आपके पास? बस ज्वर बुखार का। ज्वर बुखार का आता है। तो और अगर कोई सीरियस बीमारी हो, कोई ज़्यादा बीमार हो? हरना टांड। लेकिन हमने देखा यहाँ से तो हरना टांड पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग जीप से आए तो कई बार फंस गई जीप रास्ते में, काफ़ी समय लगता होगा। इसी तरह बाढ़ आ जाता है तो झोलने में टांग कर जाता है लोग। तो वो जा ही नहीं पाते इलाज के लिए ना, रास्ते में मर जाता है लोग बहुत कोई। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, इन्होंने MBBS की पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर यहाँ थारू आदिवासियों के इलाके में, ख़ास तौर पर जिस इलाके में हम दोनके में हैं अभी, ये बहुत ही दुर्गम इलाका है, घने जंगल के भीतर है। यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए। तो उनके लिए, उन लोगों, उन आदिवासियों के लिए ये डॉक्टर जिनको हम कहते हैं कि सर्टिफाइड नहीं है, या कई बार आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, ये उनके लिए खुदा की तरह हैं, भगवान की तरह हैं, वक्त पे उनके काम आते हैं। घने जंगल के इस इलाके में मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी बेहद ख़राब है। लेकिन गोबरहिया में एक दुकान है जहां आदिवासी आधार कार्ड से लेकर इंटरनेट से हो सकने वाले कई तरह के काम के लिए पहुंचते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप इससे? डाउनलोड करते हैं और ट्रू कॉपी करते हैं। अच्छा, डाउनलोड करते हैं और ट्रू कॉपी करते हैं। क्या क्या डाउनलोड करते हैं? फिल्म, ऐसे फोटो गाना और फिल्म। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट काम करता है? नहीं, उधर से मोबाइल में आता है, लेकिन इसमें से भी आता है। तो मोबाइल में कहाँ डाउनलोड करते हो आप? उधर खलिहान में। खलिहान में जाके? जी। तो नेपाल का सिग्नल आता है कि इंडिया का सिग्नल आता है? उधर का भी आता है। नेपाल का भी सिग्नल आता है, लेकिन नेपाल के सिग्नल में तो इंटरनेशनल कॉल नहीं लगती? जी नहीं। अच्छा, तो एक दिन में कितने फिल्में डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन से? फिल्म यहाँ से नहीं फास्ट डाउनलोड होता है, इसे हरनाटार जाकर डाउनलोड करना पड़ता है। नौरंगिया पंचायत क्षेत्र के थारू आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो खेती ही जीने का सहारा है। लेकिन कई बार नदियों का तेज बहाव उनके खेतों को ही बहा ले जाता है। सिर्फ गांव कटा है या खेत की जमीन भी कट गई? खेत भी कटा है सर, देखिए यहाँ से जो है ये सब खेत कटा है, और इधर नीचे भी है जो गन्ना दिख रहा है और धान भी दिख रहा है, वो सब कट गया है। इस इलाके का साल के कई महीने जिले से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है। आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पहले से ही बेहद पिछड़े इस इलाके में थारू आदिवासियों की जिंदगी टाइगर प्रोजेक्ट के बाद और भी मुश्किल हो गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद थारू आदिवासियों से जुड़े कुछ और मसलों पर चर्चा करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और आम थारू आदिवासियों के बीच में एक चर्चा में आपको लिए चलेंगे। हम लोग विकास के लिए हमेशा ऊपर के अधिकारियों से बात करते रहते हैं कि आगे चल के हम लोग को विकास मिले। अभी हाई स्कूल में मैं बता दूं 10+2 है, इंटर तक है, इंटर का कोई भी शिक्षक नहीं है। तो सर बताया जाए क्या यहाँ पे बच्चे के भविष्य पढ़ाई संभव है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ श्याम सुंदर और आज हम बात कर रहे हैं थारू आदिवासियों की। और आज जहाँ पर हम पहुँचे हैं वो गोबरहिया दोन गांव हैं। थारू जनजाति के और क्या मुद्दे हैं, इनको जानने समझने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र तिवारी हैं जो अध्यक्ष हैं रामनगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र तिवारी जी।
उनके साथ ही बैठे हैं राम सिंह, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के बगहा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राम सिंह जी। गौरी शंकर हैं जो नौरंगिया पंचायत है, जो यहाँ का ये गांव भी नौरंगिया पंचायत में ही आता है, उसके मुखिया हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी। और राजकिशोर प्रसाद जी उनके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ के जाने माने सक्रिय नागरिक हैं जो थारू आदिवासियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजकिशोर जी। और उन्हीं के साथ यहाँ के एक और प्रोमिनेंट नागरिक बैठे हुए हैं, परमेश्वर काजी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम सिंह जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। अभी इस गांव में हम एक डॉक्टर से मिले जिसने डॉक्टरी का कोई कोर्स नहीं किया है, वो कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, लेकिन इस गांव के लिए या इस इलाके के लिए ऐसे ही डॉक्टर हैं जो भगवान कहे जा सकते हैं, जो उनकी भारी बीमारी में सहारा बनते हैं। क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देते हैं, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों है ऐसी स्थिति? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन न कोई एएनएम रहती है और न ही कोई डॉक्टर आते हैं, जिससे बिहार सरकार की लापरवाही के चलते यहाँ जिसको आप यहाँ के भाषा में झोला छाप डॉक्टर कह सकते हैं, वो बिना अधिकृत कोई इनको सर्टिफिकेट नहीं है और वे जानलेवा भी साबित हो सकते हैं कभी किसी भी बीमारी में, लेकिन कभी कभी वो ईश्वर का भी काम करते हैं। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि विधायक और मुख्यमंत्री जब यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या यहाँ पे टीचर्स, डॉक्टर्स, आशा नर्स ये सब पहुँचते होंगे क्या? हम लोग विकास के लिए हमेशा ऊपर के अधिकारियों से बात करते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं कि आगे चल के हम लोग को विकास मिले। टीचर की यहाँ अभी हाई स्कूल में मैं बता दूँ 10+2 है, जबकि वहाँ मात्र 3 टीचर है, 3 ही शिक्षक है। और 10+2 है, इंटर तक है, इंटर का कोई भी शिक्षक नहीं है। तो सर बताया जाए क्या यहाँ पे बच्चे के भविष्य पढ़ाई संभव है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजकिशोर जी। ये तो माना कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, एक रिजर्व फॉरेस्ट होने की अपनी दिक्कतें हैं, राज्य सरकार सड़क नहीं बना सकती है, वो वन विभाग के अंडर आता है, ये तकनीकी दिक्कत हैं। लेकिन क्या नौरंगिया पंचायत में कोई एक एम्बुलेंस है? अगर कोई बीमार हो जाए, रात को ज़रूरत पड़े, उसको हरना टांड तक पहुंचा दे, सरकारी अस्पताल तक? अब यहाँ तो एम्बुलेंस एक ही है जी। क्या वो चलती है? यानी दोनों पंचायत मिलकर एक एम्बुलेंस मिला है जी। आज तो कोई विकास नहीं हुआ है। यही देखते हैं कि पीसीसी है, कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, विकास का जरिया कोई नहीं है आज तक जब से देश आज़ाद हुई। परमेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम इस गांव से पिछले गांव में जब रुके थे तो एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी थे, उनकी बार बार ये शिकायत थी कि ये टाइगर रिज़र्व होने से हर जगह जो है टाइगर प्रोजेक्ट जिंदाबाद के नारे हैं, आदिवासियों को सब भूल गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट लागू हो, इसके लिए हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से जो वनाधिकार मिला है 2006 में, जो हम संसद से पास हुआ है 2000 जी, तो इस चीज़ को हम बिहार सरकार पास नहीं कर रही है, जबकि हम लोगों को वन में बहुत सारे अधिकार मिला है, उस अधिकार को हमें मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी, आप बताइए, आपका क्या अनुभव कहता है? आप लगातार थारू आदिवासियों के संपर्क में रहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन की बात हो, हमने वो भी शिकायत सुनी कि 1% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी नाकाफ़ी है, उसको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत की गई। और आपकी पार्टी लगातार दावा करती है कि वाजपेयी जी ने 1% जो थारू आदिवासियों को, उरांव आदिवासियों को आरक्षण दे दिया, उससे महान काम किसी ने नहीं किया। रिजर्वेशन के मामले में थारू समाज में काफ़ी उन्नति हुई है, काफ़ी विकास हुआ है, जिसका नज़ारा हम लोग अभी वर्तमान में यहाँ जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसमें लगभग एक पदाधिकारी थारू समाज से है। उसका फ़ायदा थारू समाज को मिला है। राम सिंह जी, ना यहाँ बिजली पहुँची है, ना यहाँ पर टेलीफोन की लाइनें हैं, ना यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का टावर है। ये तो इसके लिए तो आप कम से कम बिहार सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नहीं, एकदम सही बात है। इसमें बिहार सरकार कहीं दोषी नहीं है और इसके लिए हमारे जो सांसद है सतीश चंद्र दुबे जी, वो काफ़ी प्रयास किए हुए हैं। गौरी शंकर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जीविका की, अगर रोज़गार की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर हमने ये देखा यहाँ पर कि खेती पर ही सब कुछ निर्भर करता है।
तो जो धान आप पैदा करते हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है, जो हमारा अनुभव है बात की है, कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा पैदा करते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत धान आपसे ख़रीदा जाता है, गन्ना ख़रीदा जाता है यहाँ से? यहाँ पे धान का खरीदारी हम लोग खुले बाज़ार में करते हैं, बहुत कम रेट में। हमारे छोटे किसान हैं इस क्षेत्र के, जो खाने के लिए अपने बचा कर सारे धान को हम लोग बाज़ार में ले जाकर बिक्री कर देते हैं। तो आपको बहुत खुद लेके जाना पड़ता है? जी, बहुत सस्ते दाम में। तो कहाँ पे बेचते हैं आप धान? हरनाटार, रामनगर, बगहा जाके हम लोग बेचते हैं जी। सरकारी दर पे नहीं मिलती है। सरकारी दर पे आपको जी, किसानों को नहीं मिलती है। गन्ना का यहाँ बात है तो रामनगर आपका हरिनगर शुगर मिल है, वहीं पे हम लोग गन्ना तो यहाँ पे कांटा लगता काटा है? है, नौरंगिया में काटा है, चंपापुर में काटा है, वहाँ पे टायर से हम लोग जाकर यहाँ के तो कम से कम ये है कि रामनगर शुगर मिल चलने से आपको कुछ नकदी प्राप्त हो जाती है, कम से कम उसका कांटा यहाँ पे है, उससे आपको आपका घर परिवार कुछ चल जाता है। राजकिशोर जी, आपके पास आना चाहूँगा। लगातार ये बात हो रही है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। वैसे में जो सरकार की ज़्यादातर योजनाएं हैं, चाहे आप राशन की बात करें, चाहे आप पेंशन की बात करें, चाहे आप पंचायत के दूसरे फंड्स की बात करें, वो आजकल सीधे खाते में आने की बात है। सब्सिडी आपके खाते में आएगी, ये सरकार कहती है। उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे आज जब सरकार कह रही है कि सब कुछ कंप्यूटर में होगा, सब कुछ पारदर्शिता से होगा, वैसे में यहाँ कैसे लोगों को आधार कार्ड या ये सारा जो कनेक्टिविटी की बात है वो कैसे होती है? अभी तो फ़िलहाल में कितना आदमी को मिला है, जनताओं को अभी प्रेजेंट में अभी इसके लिए आधार कार्ड के लिए फोटोग्राफर आया हुआ है, वहाँ हो रहा है, और कितना आदमी को मिल गया है। राशन तो हम लोगों को बहुत मैंने अभी 2 माह का बाकी है, और माह का और सब मिल गया है जी। लेकिन अभी वो आपका डिजिटल उससे जोड़ा नहीं गया है जी ना। और जो आधार कार्ड बनाने आता है वो यहीं प्रिंट करके देता है या बाद में? नहीं, बाद में मिलता है। बाद में मिलता है। तो कितने % लोगों को मिल गया होगा? कम से कम 50%। 50% लोग। अच्छा परमेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि सरकारी बस सेवा, कि अगर दूर दराज के इलाके में प्राइवेट आदमी को अगर मुनाफा नहीं होगा वो तो बस सेवा चलाएगा नहीं। आप लोगों को यहाँ से हरनाटांड जाना हो, रामनगर जाना हो, पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, क्या कोई सरकारी बस आती है दिन में 1 बार 2 बार 4 बार? यहाँ सरकारी बस नहीं आती है। यहाँ के स्थानीय लोग पिकअप चलाते हैं। ऐसे मैंने 1 साल 2 साल पहले मैंने जैसे प्राइवेट बस यहाँ आती थी, आती भी है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग उसमें हरदम अड़ंगा लगाती है। राम सिंह जी, आपसे पूछना चाहूँगा, 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में 3 से 4 घंटे अगर खर्च करे एक आदमी, तो वो क्या काम करेगा? शहर जाके क्या कमा के लाएगा? नहीं, शहर जाने की थी कोई यहाँ के लोगों की बहुत दुर्गम बात है। यहाँ से लोग जो जाते हैं, आप देखें कि बाइक पर जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो जाते हैं अपने दाल रोटी के कुछ से मार्केटिंग करने के लिए, न कि वहाँ कमाने के लिए। यहाँ के लोग जा भी नहीं पाते हैं, जिसका बेगारी देख चुके हैं कि चौक चौराहे पर बैठ कर ताश वोश खेल रहे हैं। अगर नज़दीक सड़कें की स्थिति ठीक रहती तो ये लोग जाते निश्चित। जी राम सिंह जी, हम आप लोगों से बात करते रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान और महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी कुछ मौजूद हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? संजिती। तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है, महिलाएं या किसी को बच्चा पैदा होने वाला हो, तो अगर उसको शहर ले जाना हो तो बड़ा मुश्किल है यहाँ तो ले जाना? तो मुश्किल नहीं बा। बोलिए, पूरी बात बताइए, कैसे ले जाते हैं? गाड़ी से ले जाल जला, भाड़ा करके। अच्छा, और किससे? मैं आपसे बात करता हूँ। अपना नाम मुझे बता दीजिए। फूला देवी। फूला देवी जी, ये बताइए कि गांव में आंगनवाड़ी है? हाँ, खरिया अतीम बात दुर्गा डाड़ में 2 अच्छा, तो वहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह मिलता है? खाना नहीं मिलला, अथी हाँ वो है दाल भात तो मिलला। आपके घर में कितने बच्चे हैं? 3 गो। 3? कितने बड़े बड़े हैं? एगो होद ठड़ियाल बा, एगो रेंगता, एगो बैठता। एक खड़ा होता है, एक रेंगता है, एक बैठता है। अभी छोटे छोटे हैं। हाँ। तो कोई भी स्कूल नहीं जाता उनमें से? जाला होद बा ठड़ियाल लइकवा। आपका क्या नाम है? सरस्वती देवी। हाँ, सरस्वती देवी।
अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अस्पताल है कोई, तो प्राइवेट उसमें ही आपको इलाज कराना पड़ता है? यहाँ प्राइवेट डॉक्टरी बा उहे में इलाज अपन होखेला सब कुछ। जी, तो राम सिंह जी आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ और गौरी शंकर जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बात हमने कही कि आंगनवाड़ी की बात करें आप, आशा नर्स की बात करें आप, डॉक्टर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिल जानी चाहिए थी, गांव देहात में ज़्यादातर जगह पे पहुंच गई हैं, वो शिकायत, और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, बच्चों को कोचिंग क्लासेस करनी पड़ती है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको अगर बच्चा पैदा करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उनको हरना टांट जाना पड़ता है, उसके लिए गाड़ी किराए पे करनी पड़ती है। तो ये स्थिति बदलेगी कैसे, पहले राम सिंह जी आप बताइए। यह स्थिति जो है टोटली बिहार सरकार के पदाधिकारियों के ऊपर मैं दोष लगाऊं, जितना दोष लगाऊं उतना ही कम है। जो भी कार्य भारत सरकार ऐड कर देती है, ये सारे क्रियान्वयन करना बिहार सरकार के पदाधिकारियों को बिहार सरकार के अधीन है, और बिहार सरकार के निकेपन की देन है, निकम्मे की देन है कि ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। ये तो आपकी नज़र में राज्य सरकार जिम्मेदार है और उनको एक्शन लेना चाहिए। गौरी शंकर जी बहुत संक्षेप में, जैसा कि परमेश्वर जी ने भी कहा, क्या जब आप ये बात उठाते हैं अफसरों के सामने, अपने नेताओं के सामने, विधायक के सामने, सांसद के सामने, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? शिकायत लेके मैं डीडीसी डीएम के पास, अपने अधिकारी वहीं हमारे ऊपर के अधिकारी हैं जिला के, मैं उनके पास पत्र भी भेज चुका हूं, जाकर ऐसे मुलाकात भी करके हम सब दो मुखिया हैं, बनकटवा कर्मिया और नौरंगिया, दोनों मुखिया हम लोग जाकर बात करते हैं कि विद्यालय की यह स्थिति है, लेकिन सिर्फ हम लोग कहते हैं आज तक अनदेखा किया गया है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार भी हो रहा है। जी गौरी शंकर जी, आपकी इसी बातचीत के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय की सीमा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ख़ासतौर पर यहाँ के जो मुखिया हैं, जिनको गांव का शासन चलाना होता है, गांव में जो सुविधाएं हैं, गांव में जो विकास होना है, उसकी पहरेदारी करनी होती है, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और उनका ये कहना है कि जो जिला के अधिकारी हैं या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा ये बात कहीं किसी इनके जनप्रतिनिधि या संसद तक पहुँचे और यहाँ पर हालात बदलें। थारू आदिवासी जो बहुत मेहनतकश हैं, जो यहाँ पर धान से लेके, गेहूं से लेके, गन्ना तक सब उगाते हैं, एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी वो यहाँ पर चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलेगी और उनको जो वायदे किए गए हैं संविधान में या कानून में, वो फ़ायदे इन तक पहुँचेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।